रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 14। विश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो पीछे मुड़कर अक को घूरते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर ओबरॉय, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मैं आपकी कोई वॉल्केनो बेबी नहीं हूँ। मेरा नाम विशाकर्षिता है। अगर आप कहें तो मैं आधार कार्ड दिखाऊं। अक अदा के साथ अपने दिल पर हाथ रखकर सैरकेस्टिक टोन में बोला, अंडरस्को उफ, ये तुम्हारा आप कहकर बात करना सीधा मेरे दिल को छू गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो गया हूं। तुम्हारे मुंह से आप शब्द भी कितना ज्यादा मीठा लग रहा है। इतना कहते ही वो एक कदम आगे की तरफ लेता है तो विश एक कदम पीछे ले लेती है। उसकी कमर वॉश बेसिन की स्लैब से टकरा गई तो विश अपनी गर्दन पीछे करके देखने लगी। फिर वह एक्सप्रेशन लेश भाव से अक को घूरने लगती है। अक अपने दोनों हाथों को उसके अगल बगल रखता है, फिर उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए मुस्कुराकर आगे बोला, अंडरस्को जब मैं 4 साल का था तब से ही किसी की भी आंखों में देखकर सच्चाई जानने का हुनर रखता था। मैं अब तो 21 का हूं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? जितना छिपाना है छुपा लो सच्चाई, और जितना तुम मुझसे भागना चाहती हो भाग लो, पर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, क्योंकि तुम्हारी हर मंजिल सिर्फ मुझ पर आकर रुकती है। अक लगातार विश की आंखों में देख रहा था, विश भी लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। अक धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। विश को लगा कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो आंखें बंद कर लेती है। मगर अक धीरे से उसके कान में कहता है, अंडरस्को तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा। इतना कहकर वो उसकी ईयर लॉब पर किस करके वहां से चला गया। विश उसके किस करने से अपनी पकड़ अपनी ड्रेस पर कस देती है, फिर आंखें खोलकर वॉशरूम के डोर को देखने लगी जहां से अभी अभी अक गया था। विश के माथे से पसीना निकलने लगा। अब जाकर वो राहत की सांस लेती है, पर फिर डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को सी फॉर चक्र बेबी, जब तक वी फॉर वॉल्केनो नहीं चाहती तुम कुछ पता नहीं लगा सकते। कहकर वो डेविल स्माइल करते हुए चली गई। वही मिस्टर माहेश्वरी अपने होटल वापस आ गए थे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने शराब भी पी ली थी। उन्होंने गुस्से से शराब के बोतल को फेंक कर कहा, अंडरस्को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विश की शादी अक से हो गई है तो मैं उसे वापस कैसे लेकर जाऊंगा? मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे कैसे भी करके दोनों को अलग करना होगा। यही तरीका है कि मैं विश को यहां से ले जा सकता हूं। इतना कहते ही वो डेविल स्माइल करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा डार्क हाउस में उस डॉक्टर के सामने बैठे थे जिसने वी का इलाज किया था। वो डॉक्टर डर से कांप रहे थे। मिस्टर राणा उनके सामने आकर चेयर के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हैं और उनकी आंखों में देखते हुए डेंजरस वॉइस में बोले, अंडरस्को डॉक्टर मैं जो भी पूछ रहा हूं सच सच बताओ, वरना तुम्हें मरने से भगवान भी नहीं रोक पाएगा। डॉक्टर तो पहले से ही डरे हुए थे, पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, देखिए आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं हर सारे लोगों का इलाज करता हूं। लेकिन तभी उनकी दर्द भरी आवाज वहां गूंज उठी। मिस्टर राणा ने एक गोली उनके पैर पर चला दी थी। अब वो बंदूक की नोक उनके माथे पर रखते हुए बोले, अंडरस्को पता है मैं कौन हूं? मैं एक अमेरिकन डॉन हूं। लोग मुझसे पंगा लेने से डरते हैं। मजबूर मत करो कि मैं अपने पुराने वाले कैरेक्टर में आ जाऊं, वरना तुम्हें तो पता होगा ना अमेरिकन डॉन लोगों को कैसे मारता है। अमेरिकन डॉन सुनकर डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लगे थे। सभी जानते थे कि अमेरिकन डॉन कितना खतरनाक है, पर वो कई सालों पहले अचानक गायब हो गया था। तब से उसकी कोई खबर नहीं आई थी। मिस्टर राणा ने गुस्से से गन को लोड किया तो इस पर डॉक्टर अपने माथे पर आए पसीने को कंधे से पोंछते हुए एकदम से बोले, अंडरस्को बताता हूं। इतना कहकर वो डरते हुए जो कुछ भी बताते हैं उसे सुनकर मिस्टर राणा की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वह सारी की सारी गोली उस डॉक्टर के माथे पर मारकर गुस्से में बोले, अंडरस्को जो भी मेरी बेटी को मुझसे अलग करेगा उसे मरना ही होगा। कहते ही वो गन को वहीं फेंक देते हैं और बाहर चले जाता है। कार्तिक बगल में खड़ा सब देख रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ था। मिस्टर राणा कार में बैठे और वहां से जल्दी से निकल गए। कुछ ही देर में उनकी कार ओबरॉय मैंशन के सामने आकर रुकी। वो गुस्से में लग रहे थे। वो अपने कोट को सही करते हुए मैंशन के अंदर जाकर गुस्से में बोले, अंडरस्को अक्रांत ओबरॉय बाहर आओ, अभी के अभी। अक जो इस वक्त स्टडी रूम में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो मिस्टर राणा की गुस्से भरी आवाज सुनकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को ससुर जी के कानों तक बात पहुंच चुकी है। इंटरेस्टिंग।
वो अपने चश्मे को सही करते हुए वापस से अपनी उंगलियों को लैपटॉप में चलाने लगा। वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वही मिस्टर ओबरॉय अपने रूम में थे। वो मिस्टर राणा की गुस्से भरी आवाज सुनकर बाहर आते हैं और हैरानी से बोले, अंकित तुम यहाँ पर। मिस्टर राणा गुस्से में बोले, अपने बेटे को बुलाओ। विश किसी से बात कर रही थी। वह भी यह आवाज सुनकर चौंक जाती है और वो भागते हुए नीचे आए। मिस्टर राणा जैसे ही विश को देखते हैं वह हैरान हो जाते हैं। उन्होंने खुद से कहा, ये यहाँ पर। तभी अक नीचे आते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, ससुर जी आपको नहीं लगता है आपको मेरी बीवी को इस तरह नहीं देखना चाहिए। माना कि वो बहुत सुंदर है पर मैं नहीं चाहता उसे किसी की नजर लग जाए। कहते हुए वो जैसे ही नीचे आया मिस्टर राणा दोबारा गुस्से में आग बबूला हो गए। विश भी अक को गुस्से में देखने लगती है। विश गुस्से में अक को देखती है। उसके बाद एक्सप्रेशन लेस भाव से मिस्टर राणा को देखने लगी। मिस्टर राणा गुस्से में अक के सामने खड़े होकर पूछते हैं, मेरी बेटी कहाँ है? अक उनके सवाल को सुनकर अपनी एक आईब्रो पर कर लेता है और फिर ठंडी वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। अगर पता होता तो इस वक्त वो मेरे साथ होती। मिस्टर राणा उसकी कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोले, मुझसे बातें मत बनाओ। सीधा बताओ मेरी बेटी कहाँ है। मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें पता है कि वह कहाँ है। आक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके कॉलर को पकड़े, इसीलिए उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसने एकदम से मिस्टर राणा के हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए दांत पीसकर कहा, अगर आपका और मेरा कोई रिश्ता ना होता तो अब तक मुझे भी नहीं पता मैंने आपके साथ किया कर दिया होता। आइंदा से मेरे कॉलर को मत पकड़ करिएगा क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात वी की, तो मैं नहीं जानता वह कहाँ है। मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर राणा हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अक ने विश से शादी कर ली है। मिस्टर राणा हंसते हुए बोले, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। एक तरफ तुम मेरी बेटी के फिक्र करने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ किसी और से शादी भी कर लेते हो। मान लो अगर वह वापस आ गई तो क्या करोगे? तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे? बोलो। उनकी बात सुनकर अक चुप रहता है। वो कुछ नहीं बोला तो मिस्टर राणा उसका मजाक बनाते हुए बोले, अब चुप क्यों हो? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इतना कहते ही वो फिर उंगली दिखाकर बोले, एक बार भी मुझे मिल जाए मैं कभी भी उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। इनफैक्ट उसे तुमसे इतना दूर कर दूंगा कि तुम कभी उस तक पहुंच नहीं पाओगे। इतना कहते ही वो गुस्से में हंसने लगे। उन्होंने एक जोरदार लात पास पड़े टेबल को मारा। फिर संजय जी को देखते हुए एरोगेंट होकर बोले, संजय इस बार हमारी दोस्ती तुम्हारे बेटे को भी बचा नहीं पाएगी क्योंकि बात मेरी बेटी की है, इसीलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो वहां से जाने लगे। अक जो काफी देर से चुप खड़ा था अचानक ही डेविल स्माइल करने लगा। फिर उसने एकदम से कहा, ससुर जी रुकिए। मिस्टर राणा के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं तो अक अपने दोनों पॉकेट की जेब में हाथ डाल लेता है। उसकी आंखों में शातिरपन नजर आ रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो को उठाकर थोड़ा उदास भरी आवाज में कहा, मैं सच कह रहा हूं। मेरी बातों पर विश्वास करिए। मैं वी को बहुत वक्त से ढूंढ रहा हूं। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना पता चला है कि वी के बारे में आपके प्यारे दोस्त और प्यारे दुश्मन को पता है, जो हमेशा से वी को अपनी बेटी बनाना चाहते थे। शायद वो दिल्ली से वापस भी आ चुके हैं। इनफैक्ट आ ही चुके हैं क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्हें जरूर इस बारे में पता है। अक की आवाज ऐसी थी मानो वो बस रो देगा, मगर अक इतना शातिर था कि वह कुछ भी कर सकता था। मिस्टर राणा उसकी तरफ पलटकर शक भरी निगाहों से देखते हुए बोले, तो फिर तुमने उससे क्यों नहीं कुछ पूछा? अक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, मुझसे नहीं। मैं चाहे जो कर लूं, वो कभी भी मुझे सच नहीं बताएंगे, मगर आपको जरूर बताएंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। संजय जी अक के चेहरे को देख रहे थे क्योंकि अक कभी भी किसी के सवालों का इतना जवाब नहीं देता था और ना ही उसकी आवाज में कभी भी दुख झलकता था, क्योंकि अक ऐसा इंसान था जो हमेशा से ही दूसरों से बात करते वक्त अपनी नजरों को हमेशा ऊपर रखता था और अपने आवाज को भी। लेकिन आज उसकी नजरें थोड़ी झुकी हुई थी और उसकी आवाज बहुत ही अलग थी, इसलिए उन्हें अक पर शक हो रहा था। उन्होंने देखा मिस्टर राणा जा रहे हैं तो उन्होंने एकदम से कहा, मैं भी चलता हूं अंकित।
इतना कहते ही वो जल्दी से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अक्की डेविल स्माइल करके अपने मन में बोला, अंडरस्को, अब तीर लगा निशाने पर। मैं भी देखता हूं आप मुझे कैसे मेरी वोल्केनो बेबी से अलग करते हैं। अब तो मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे और मेरी वोल्कानो बेबी को जोड़े रखने वाली कड़ी मिल जाएगी। फिर आप हमें कैसे अलग करेंगे? अक के खून के हर एक बूंद में चालाकी भरी थी। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी हैरान थी। दोनों ने अक को देखा। उनके मन में यही चल रहा था कि अगर वी वापस आ गई तो विश का क्या होगा। दोनों ही अब विश को देखने लगती है। फिर थोड़ी परेशान नजर आने लगी। विश अभी भी दरवाजे की तरफ से देख रही थी जहां से मिस्टर राणा गए थे। उसकी मुट्ठी आपस में कसी हुई थी। विश की आंखों में अजीब सा नजर आ रहा था। वो मुड़ी और भागते हुए अंदर चली गई। विश थोड़े गुस्से में थी। रूम में आते ही वो दरवाजा जोर से बंद करते हुए बोली, अंडरस्को, इसकी हेच फॉर हिम्मत कैसे हुई मेरे डीफ डैडी से इस तरह बात करने की। इसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। वो गुस्से में लग रही थी। फिर जैसे ही अपने फोन को उठाकर किसी को कॉल करने वाली थी, अचानक ही आग पीछे से आकर उसके फोन को छीन लेता है। विश हैरान हो जाती है, मगर फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को, मेरा फोन वापस करो। अक उसकी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से ट्रॉली बैग निकलता है और उसमें अपने कपड़े के साथ साथ विश के कपड़े को भी रखने लगता है। विश थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अक क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में पूछती है, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? अक उसके सवाल का जवाब नहीं देता। सारी पैकिंग करने के बाद वो ट्रॉली बैग को बंद कर देता है। उसके बाद वह अपने और विश के कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी पैक कर लेता है। विश अभी भी हैरान थी। उसने देखा, अक सैंडल लेकर आता है और उसे जबरदस्ती पहना देता है। फाइनली विश जब इरिटेट हो गई तो वो अक की कॉलर को पकड़कर पूछती है, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अक उसके होठों पर बेबी किस करके जवाब देता है, अंडरस्को, इरादा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बेबी। इतना कहकर वो आंख मार देता है। विश गुस्से में उसे एक पांच करने वाली थी, मगर उससे पहले ही अक उसे गोद में उठा लेता है। तभी दरवाजे के पास राज आ जाता है। अक उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देता है, अंडरस्को, सारा सामान लेकर आओ। और हाँ, याद रहे कोई भी हमारी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। कहते ही उसने विश को गोद में लिया और जबरदस्ती भागते हुए नीचे जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बैग के पेन को भूल चुका हो। गलती से विश उसके बैग पर अपने हाथ को रख देती है तो अक चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर विश उसके कंधे पर जोर जोर से मारते हुए बोली, अंडरस्को, और जो यह मुझे लेकर भाग रहे हो तब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? और हाथ छोड़ो। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या तुम मेरा किडनैप कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिसेज ओबरॉय गार्डन के अंदर जा रही थी। उन्होंने जब देखा अक कैसे विश को जबरदस्ती लेकर जा रहा है तो वो उसे आवाज लगाते हुए बोली, अंडरस्को, कहाँ जा रहे हो एंग्री बॉय? रुक जाओ। अक कार के अंदर बैठते हुए तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, मॉम, मैं आपके पोते की खोज में जा रहा हूँ। जब वो मिल जाएगा तो वापस आ जाऊंगा। उसने कार को डोर को बंद किया तो राज सभी सामान को रखकर जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है और पल भर में वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। मिसेज ओबरॉय खुद से बोली, अंडरस्को, आखिर इस लड़के के कहने का मतलब क्या था? यह एकदम से पागल है। मेरी तो समझ से ही बाहर है। समझ नहीं आता आखिर इसे चाहिए कौन? इसे भी चाहिए या इसे विश चाहिए? कहीं ये दोनों के पीछे पागल ना हो जाए या किसी दिन आकर बोल न दे कि मुझे दोनों चाहिए। हे भगवान, क्या होगा इसका? वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा अक के बातों का कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए थे। उनका दोस्त और उनका दुश्मन जो हमेशा वी को चाहता था, कोई और नहीं बल्कि मिस्टर माहेश्वरी ही थे, जो वी को हमेशा से अपनी बेटी बनाना चाहते थे। मिस्टर राणा को सिर्फ कुछ ही वक्त लगा उनके बारे में पता करने के लिए। वो जल्दी से उनके होटल पहुंच गए। मिस्टर माहेश्वरी अकेले थे, उनके गार्ड्स नहीं थे। इस वक्त होटल के रूम में वो गुस्से से सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने बेड पर मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर राणा गुस्से में बैठे हुए थे। तीनों ही एक दूसरे को गुस्से पर देख रहे थे। काफी देर तक शांति रहती है। फाइनली इस शांति को तोड़ते हुए मिस्टर माहेश्वरी मुंह फेर कर बोले, अंडरस्को, बेहतर होगा तुम लोग यहां से चले जाओ, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्टर राणा अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, अंडरस्को, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मुझे सच ना पता चल जाता मैं नहीं जाऊंगा। और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना,
क्योंकि यह बात मैं पता लगा चुका हूं कि वी का चेहरा खराब हो गया था, जिस कारण उसे एक नया चेहरा मिला है। और यह बात मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दी है, लेकिन वो बहुत चालाक निकला। उसने तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। इतना कहते ही वो शांत हो गए। संजय जी के मन में बहुत सवाल थे, मगर वह चुप थे और गुस्से से मिस्टर महेश्वरी को देखते हुए बोले, अंडरस्को, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा करोगे। मतलब इतने वक्त से तुमने हमारी वी को हमसे दूर रखा। ये सुनकर मिस्टर राणा उन्हें घूरते हुए बोले, अंडरस्को, वो सिर्फ मेरी बेटी है, समझे तुम। मिस्टर माहेश्वरी दोनों को घूरते हुए चिल्लाकर बोले, अंडरस्को, वो सिर्फ मेरी बेटी है। वी उसी दिन मर गई थी जब वो उस नदी में गिरी थी, समझे तुम दोनों, इसलिए यहां से जाओ। मिस्टर राणा मुंह बनाकर बोले, अंडरस्को, बिल्कुल भी नहीं। तुम हमेशा से मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते थे, इसलिए मेरी बेटी को छीन लिया। मिस्टर माहेश्वरी गुस्से में खड़े होकर बोले, अंडरस्को, मैंने किसी को नहीं छीना, भगवान ने उसे मुझे दिया था। जब मैं उसे मिला था उस वक्त भी लगभग मर चुकी थी। उसे एक नए चेहरे की जरूरत थी। मैंने उसे अपनी बेटी का चेहरा दिया था। उस दिन मुझे भी एक नई जिंदगी मिली थी। मैंने अपनी बेटी विश को खाया था। मैंने भगवान से बहुत शिकायत की थी, मगर भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा था, इसलिए वी को मेरी झोली में डाल दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कुराहट, मगर फिर उनका चेहरा सख्त हो गया और वो गुस्से में मिस्टर राणा से बोले, अंडरस्को, अब मैं वी को कभी वापस नहीं करूंगा। वह वी नहीं बल्कि विश बन चुकी है, मेरी इकलौती बेटी, मेरे साम्राज्य की इकलौती बारिश। अगर उसे तुम चाहिए होते तो तुम्हें देखते ही वो तुम्हारे गले लग गई होती और सब कुछ सच बता दिया होता। ये सुनकर मिस्टर राणा और संजय जी चुप हो गए, मगर फिर मिस्टर राणा गुस्से में मिस्टर माहेश्वरी के सामने खड़े होकर बोले, अंडरस्को, ये भी तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त चली गई हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मिस्टर संजय का फोन बजा। मिस्टर संजय पहले तो इग्नोर कर देते हैं, मगर जब बार बार फोन बज रहा था तो मिस्टर राणा गुस्से में बोले, अंडरस्को, संजय अपना फोन उठाओ, यह मुझे इरिटेट कर रहा है। संजय जी मुंह बनाते हुए बोले, अंडरस्को, अभी लड़ाई करना बंद करो, मैं बात कर लूं, उसके बाद साथ में लड़ाई करते हैं। ये सुनकर मिस्टर माहेश्वरी और मिस्टर राणा एक दूसरे को छोड़ देते हैं। मिस्टर संजय अपने कॉल को रिसीव करके जैसे ही कान पर लगाते हैं, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी पकड़ फोन पर काश गई। उन्हें इस तरह देखकर मिस्टर माहेश्वरी और मिस्टर राणा एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ने एक साथ पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर संजय अपने बालों को नोचते हुए बोले, अंडरस्को, यहां हम तीनों को लड़वाकर वो एंग्री बॉय वी को लेकर भाग चुका है। ये सुनकर मिस्टर माहेश्वरी और मिस्टर राणा शॉक होकर बोले, अंडरस्को, व्हाट। मिस्टर संजय एक गहरी सांस लेकर बोले, अंडरस्को, मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि मुझे शक हुआ था। मुझे तभी पता कर लेना चाहिए था। अब वो हमें लड़ा कर भाग चुका है। पता नहीं वो वी को लेकर कहाँ गया होगा। तीनों ही अपना सर पकड़ लेते हैं और गुस्से से होटल से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वह तीनों ही सड़कों पर खड़े थे। गार्ड्स उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे और तीनों गार्ड्स को डांट रहे थे। मिस्टर राणा गुस्से में बोले, अंडरस्को, तुम लोग क्या कर रहे थे जब वह गया था। तुम लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए। मिस्टर माहेश्वरी और मिस्टर संजय भी डांटते हैं। फिर सभी लोग वी और विश को ढूंढने लगते हैं, पर वो तीनों उन्हें नहीं ढूंढ पाए। ऐसा ही शाम हो जाती है। ओबरॉय मेंशन में इस वक्त सभी इकट्ठा मौजूद थे। मिसेज राणा, अभी, मिसेज ओबरॉय, रुक्मणी जी और आजमिनी भी साथ में थी। वह अभी के बगल में बैठी थी, मगर चुप थी। सबको सच पता चल चुका था कि वी जिंदा है और वही विश थी, मगर प्रॉब्लम की बात यह थी कि अक उसे लेकर कहीं भाग गया था। ठीक उसी वक्त ओबरॉय विला के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से ध्रुव बाहर निकाला और एक्सप्रेशन लेश भाव से अंदर जाने लगा। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, एकदम से मिस्टर राणा, मिस्टर माहेश्वरी और मिस्टर ओबरॉय उसे गुस्से में घूरते हुए एक साथ पूछते हैं, अंडरस्को, आक्रांत कहाँ है। ध्रुव उनके इस तरह पूछने से चौंक गया, मगर फिर अनजान बनते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे क्या पता, मैं तो काफी वक्त से उससे नहीं मिला हूं। मिसेज ओबरॉय उसके पास आकर उसे उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। मैं अच्छे से जानती हूं कि वह अपनी सारी बातें तेरे साथ शेयर करता है।
ध्रुव इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को मॉम वह सिर्फ बिजनेस की बातें मुझसे शेयर करता है। अब वह अपनी बीवी के बारे में मुझे थोड़ी ना बताएगा। और प्लीज मुझे परेशान मत करिए, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहते ही वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। जाते वक्त उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अब सभी परेशान थे कि आखिर अक्र को ढूंढे तो ढूंढे कहां। मिस्टर राणा और मिस्टर माहेश्वरी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। दोनों एक साथ वहां रखे वॉस को फेंकते हुए बोले, अंडरस्को इस लड़के को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। पिया जी भी गुस्से में थी। वी जिंदा है ये जानकर उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपने हाथ से पोंछकर बोली, अंडरस्को उसे अच्छे से पता था, अगर हम सबको पता चल गया कि विश वी है तो हम वी को अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए वह वी को लेकर भाग गया, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सभी आग को भला बुरा कह रहे थे। इस वक्त अगर वो सामने आ जाता तो सभी मिलकर उसे जान से मार देते। सभी अक्र और वी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सभी को एक राहत थी कि वी जिंदा थी और विश ही वी थी। मिस्टर राणा, मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर महेश्वरी के सभी गार्ड्स अक और वी को ढूंढ रहे थे, और साथ ही साथ कुछ गार्ड्स उस मास्टरमाइंड को भी ढूंढ रहे थे जिसने वी को मारने की कोशिश की थी। बीते 6 महीने में जब वी गायब थी तो अक ने वी के सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था, जो भी उसे मारना चाहते थे, जैसे हॉस्पिटल में वह बुरी औरत, सुरेश और बाकी सबको भी। लेकिन एक अभी भी जिंदा था, जिसने नाज को मोहरा बनाकर वी को जान से मरवाया था। उसकी तलाश अभी भी जारी थी। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल जाता है, वही न्यूयॉर्क में। वहां अलग ही माहौल बना हुआ था। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े होटल के बीच के फ्लो के स्वीट के अंदर रूम के अंदर 2 लोग मौजूद थे। एक लड़का था और एक लड़की। लड़की के हाथ पैर बेड पर बांधे गए थे। वो इस वक्त गुस्से में लग रही थी। वो छटपटा रही थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे मजबूती से बांधा गया था। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट और व्हाइट कलर के शॉर्ट पैंट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके ही सामने एक लड़का खड़ा था, जिसने सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी और शर्टलेस था, मगर उसकी आंखों में चालाकी नजर आ रही थी। उस लड़के ने टेबल पर रखी वाइन के ग्लास को उठाया और धीरे धीरे बेड के करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर उस लड़की के गोरे और सॉफ्ट से पैर पर थोड़ा सा वाइन गिरा देता है और उस जगह पर अपने ठंडे होठों को उस पर रख देता है। वो लड़की एकदम से सिहर जाती है। वो फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को छोड़ो एम मुझे, मैं तुम्हें जेफ जान से मार दूंगी। केफ क्या कर रहे हो तुम? आहे। वी चिल्ला रही थी। उसके पैरों पर किस कर रहे लड़के के होंठ हल्के से मुड़े थे। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती चली गई। फिर वो वी के अंगूठे को बाइट करते हुए सिडेक्टिव आवाज में बोला, अंडरस्को वोल्कानो बेबी, हमारे बीच ये सब तो होना ही है, तो अभी क्यों नहीं? मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि अब तक तो तुम्हारे प्यार डीफ डैडी, सेकंड डैडी और थर्ड डैडी सब मुझे ऐसे ढूंढ रहे होंगे जैसे रॉ एजेंट आतंकवादियों को ढूंढते हैं। उनसे बचने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम दोनों एक हो जाए, इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। और वैसे भी आई एम योर हस्बैंड। अपनी बात खत्म करते ही अकवी के पैर को अपने सीने पर रख देता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को उसके अंगूठे से रगड़ते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। वी को अपने पैरों में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसके अंदर एक अजीब से हलचल हो रही थी। उसका दिल बार बार धड़कने पर मजबूर हो रहा था। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस रही थी। अक ने सिर्फ उसके एक पैर को खोला था। अभी वी का एक पैर और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वी ठंडी सांस छोड़ते हुए अक को जानलेवा नजरों से देखकर बोली, अंडरस्को बस एक बार मेरे हाथ को केफ खोल दो, फिर तुम्हें अच्छे से डीफ देख लूंगी। अक डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को मुझे देखने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ना इतना चिल्लाने की जरूरत है। बस एक बार बोल दो बेबी, उतना ही काफी है। मैं तुम्हारी बात आराम से मान जाऊंगा, और फिर खुद को। उसने इतना कहा ही था कि वी उसे अपने पैरों से मारने की कोशिश करती है, मगर अक ने उसे अच्छे से पकड़ा था। अक को वी का गुस्से वाला चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। फिर वो एकदम से वी को छोड़ देता है, तो वी एक राहत की सांस लेती है। मगर अगले ही पल अक सीधे उसके ऊपर आ गया। अब तो वी की सांस अटक गई थी। उसके धड़कने जो नॉर्मल हो गई थी, वो फिर से बेकाबू हो गई। उसका चेहरा भी धीरे धीरे लाल होने लगा था। अक धीरे धीरे उसके गालों को सहलाता है। उसके टच में जैसे कोई जादू था, जिस कारण वी शांत हो गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अक नाराज था।
वो अपनी नाराजगी भरी आवाज में वी के कानों को सहलाते हुए पूछता है, अंडरस्को, एक एक करके मैं तुम्हें सजा दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना तड़पाने की। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदला, तुम्हारे लिए मैंने अपने ईगो को साइड कर दिया, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आंसू बहाया, वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरे आंसू का कारण बन सके। बताओ मुझे। कहते हुए वो उसके गालों पर अपनी पकड़ कस देता है। वी एक टक अक को देख रही थी, जो एक छोटे बच्चों की तरह उससे शिकायत कर रहा था, मगर फिर भी उससे नजर से फेर लेती है। ये देखकर अक को बहुत गुस्सा आया। वो दोबारा उसके चेहरे को अपनी तरफ करके इस बार गुस्से में बोला, अंडरस्को, मुझे इग्नोर मत करो वोल्कानो बेबी, मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम भी हो? तुम विश होने का नाटक क्यों कर रही थी? बताओ मुझे। कहते हुए वह धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ से वी की बॉडी को टच करने लगता है। उसके इस तरह टच करने से वी को गुस्सा आ रहा था। इस बार वह अपने गुस्से को ना छिपाते हुए अक से बोली, अंडरस्को, मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ। नहीं हूं मैं कोई वी, मैं विश हूं। अक कोल्ड आवाज में सवाल करता है, अंडरस्को, हिम्मत है तो फिर से बोलो एक बार। वी उसे सख्त नजरों से देखते हुए बोली, अंडरस्को, मैं विश हूं, मैं विश हूं, मैं विश हूं। जितनी बार तुम ये सवाल करोगे, उतनी बार मैं जवाब दूंगी कि मैं विश हूं। अक चिढ़ते हुए बोला, अंडरस्को, तो फिर मेरी वी की तरह क्यों बोल रही थी? विश मुंह बनाकर जवाब देती है, अंडरस्को, मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मैं जैसे बोलूं। और अब दोबारा मुझे वोल्कानो बेबी मत कहना, चिढ़ होती है मुझे इस नाम से। ये सब उसने बोल तो दिया था, मगर उसके दिल में इस वक्त बेहद दर्द हो रहा था, क्योंकि वी ने अपना असली चेहरा खाया था। इस वक्त जो चेहरा उसके पास था वह उसका अपना नहीं बल्कि किसी और का था। भले ही शरीर उसका था, आत्मा उसकी थी, मगर पहचान तो किसी और की थी ना। यही सब वी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। हालांकि वह एक सख्त लड़की थी, मगर अपनी पहचान को अगर किसी और की जिंदगी जीना कोई आसान बात नहीं होती है। वी ने इसके लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी। वी ज्यादा देर तक अक की आंखों में नहीं देख पाए। वो नजरें फेर लेती है, पर अचानक ही वो डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को, अब क्या तुम मेरे ऊपर से हट सकते हो? और तुम कितने ज्यादा दोगले इंसान हो। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम वी को पाना चाहते हो, और दूसरी तरफ तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करते हो, मुझे किस करते हो, और यहाँ वहाँ टच करते हो। तुम्हारा कैरेक्टर कितना ज्यादा गिरा हुआ है। क्या तुम ऐसे ही लड़कियां बदलने में माहिर हो? अक्रांत ओबरॉय, तुम्हें तो प्लेबॉय होना चाहिए था। अक्र गुस्से से उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस देता है, फिर उसके गालों को दबाते हुए ठंडे स्वर में बोला, अंडरस्को, शट अप। अगर एक बार और अपनी इस जुबान से उल्टी सीधी बातें बोली ना, तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। और यह बात साबित हो चुकी है कि तुम भी हो, इसलिए ड्रामा करना बंद कर दो। आखिर क्या कारण है जो तुम मुझे अपना सच नहीं बता पा रही हो? उसके बार बार एक ही चीज बोलने से अब भी काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाई और गुस्से में चिल्लाई, अंडरस्को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम रहना किसके साथ चाहते हो। तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें विश भी चाहिए, लेकिन वी अब कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वह मर चुकी है। तुम्हें सिर्फ वी चाहिए और मैं विश हूं। हम दोनों में बहुत अंतर है। तो अब तुम बताओ तुम्हें कौन चाहिए? तुम्हें वी और विश में किसी एक को चुनना है। तुम विश को पाकर वी की उम्मीद नहीं कर सकते और तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वी मर चुकी है। अक एग्रेसिव होकर बोला, अंडरस्को, नहीं, तुम ही हो वी, और आज मुझे तुम चाहिए। तुम बस मुझे चोट पहुंचाने के लिए ये सब कह रही हो, पर मुझे तुम्हारी बातों से आज कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ बात करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें हनीमून पर लेकर आया हूँ। सो मुझे मेरा हनीमून एंजॉय करने दो, और दिमाग मत खराब करो। वी हैरान थी कि अक उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, तो अक उसे इग्नोर करता है और एकदम से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वी की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो छटपटाने लगी, पर कोई फायदा नहीं था। अक अपना पूरा भर उसके ऊपर डाल देता है और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। उसकी किस में इस वक्त सिर्फ गुस्सा झलक रहा था, जो वी को चोट पहुंचा रहा था। उसके इरादे आज वी को अपना बनाना था, ताकि वो फ्यूचर में उसे छोड़कर ना जाए। वही वी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अक किसे अपना बनाना चाहता है, वी को या विश को। इसीलिए वो अक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जो कि अक को चोट पहुंचा रहा था। धीरे धीरे रूम का माहौल गर्म होता जा रहा था। रूम में लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। उन मोमबत्तियां से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा था, जो कि रूम में एक अजीब सी महक पैदा कर रही थी।
वो महक जैसे जैसे वी के आसपास घूम रही थी, वी बहक रही थी। उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था इस महक में एक नशा सा हो जो वी के ऊपर होने लगा था। वी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसकी पकड़ बेडशीट पर काफी ज्यादा टाइट थी। अक उसके ऊपर था और एक उसके खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था वो आज किसी भी कीमत पर वी को नहीं छोड़ने वाला था। उसने वी के माथे पर किस किया और उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, अंडरस्को, मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल को पसंद करता हूं, पर ऐसा नहीं है। ये सुनते ही वी अपनी आंखें खोलकर उसकी आंखों की गहराइयों में देखती है, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो आखिर अक कहना क्या चाहता है। अक हल्की मुस्कुराहट लिए वी की उंगलियों में अपनी उंगली को फंसा लेता है, फिर उसकी एक उंगली को किस करते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हें पता है जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस रात मैंने तुम्हें बुलाया था। वी सोचते हुए याद करने लगी कि वो अक के बुलाने पर ही जा रही थी। तभी ब्रिज के पास नाज ने उसे मारने की कोशिश की थी। ये याद आते ही वह एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तो अक आगे कहता है, अंडरस्को, उस रात मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने आज तक कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी और ना ही किसी को भी अपनी जिंदगी में जगह दी, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि तुम वह पहली इंसान हो जिसकी तरफ न सिर्फ मैं अट्रैक्ट हुआ हूं, बल्कि तुम मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा भी बन चुकी हो, जिसके बिना मैं शायद रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पहले मुझे लगा था तुम सिर्फ मेरी पसंद हो, पर जब तुम्हारी मौत की खबर मैंने सुनी थी उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यह अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा है। ये बोलते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसकी पकड़ भी वी पर और भी ज्यादा कस रही थी। वी उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी और महसूस कर रही थी, पर उसने अक को बीच में नहीं रोका, क्योंकि आज वो उसकी सारी बातें सुनना चाहती थी। अक उसे चुप देखकर आगे बोला, अंडरस्को, मैं हमेशा से खुद को एक परफेक्ट इंसान समझता था जिसे सब कुछ आता है, पर असल में मैं तुम्हें लेकर क्या महसूस करता हूँ यह मैं तुम्हें कभी शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि यह मुझे नहीं आता। तुम बस इतना समझ लो कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा चेहरा बदल गया है या नहीं, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि यह तुम हो। इस बार अक ने अपनी बात पूरी फीलिंग के साथ खत्म की थी। वी के दिल ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू किया, लेकिन वी के मन में भी कई सवाल थे और शिकायत भी। वो अक को खुद से दूर करके नाराजगी से बोली, अंडरस्को, अगर ऐसी बात है तो तुम उस लड़की से ऐस पर शादी क्यों कर रहे थे? तुम कितना ज्यादा कैफ खुश लग रहे थे, कितना बेताब थे उससे ऐस पर शादी करने के लिए, जबकि सभी लोग तुमको मना कर रहे थे, फिर भी तुम उससे ऐस पर शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो तुम्हारा पीफ पिछले जन्म का प्यार हो। उसके चेहरे पर जलन नजर आ रही थी, जिसे देखकर अक हंसने लगा और दूसरी तरफ लेट गया। इस बार भी उसके ऊपर आ गई। वो उसे वार्निंग देते हुए बोली, अंडरस्को, अब एम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? अक अपनी हंसी को कंट्रोल करके जवाब देता है, अंडरस्को, अपना चेहरा देखो जलन से लाल हो गया है। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं शादी करने के लिए बेताब था? वी मुंह बनाकर जवाब देती है, अंडरस्को, वो तुम्हारे सिर्फ चेहरे से ही पता चल रहा था। और तुमने मुझे कई बार केफ किस किया, उसका क्या? अक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपकाते हुए अपनी नाक को उसकी नाक से लड़ाकर जवाब देता है, अंडरस्को, अच्छा तो अगर मैं शादी ना करता तो तुम मुंबई कैसे आती बताओ? और मैंने तुम्हें किस किया, क्योंकि यह मेरा हक है जिसे तुम भी नहीं छीन सकती। क्या अब भी कोई शिकायत है या मैं आगे कंटिन्यू करूं? कहते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। वी उसके इरादों को भांपते हुए उठकर बैठ गई और एक तकिया उठाकर अक के मुंह पर मारते हुए बोली, अंडरस्को, खबरदार अगर एम मेरे पास आए तो। अक को अब चिढ़ हो रही थी। वो उठकर बैठते हुए अपने बालों को सही करके गुस्से में बोला, अंडरस्को, अब क्या दिक्कत है? एक तो तुम्हारे कारण दो के बजाय अब मुझे 3 महापुरुषों से लड़ना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारे करीब जाने के लिए। मिस्टर राणा और मेरे डैड क्या कम थे जो अब मिस्टर माहेश्वरी भी आ गए। वी उसके गोद में बैठ गई और उसे घूरते लगी। अक उसकी कमर में हाथ डालते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को, ऐसे मत घूरो, सच कह रहा हूं। अगर अब तक हम न्यूयॉर्क में ना होते तो तीनों महापुरुष मिलकर अब तक हमारा डाइवोर्स करा चुके होते। अब तो मैं तभी इंडिया वापस जाऊंगा जब हम 2 से 3 होंगे। वी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरती है तो अक मासूम बनकर बोला, अंडरस्को, बेबी, मुझे डैडी बनना है और ये तभी होगा जब हम कुछ करेंगे।
इतना कहते हुए वो वी पर अपनी पकड़ कस देता है। वी तो बच्चे का नाम सुनकर ही अपना मुंह खोले उसे देख रही थी। वो अक से ऐसे दूर हुई जैसे अक कोई डायनासोर हो। वी बेड से नीचे उतर जाती है और वही फ्रूट बास्केट में लगे चाकू को निकालकर उसे दिखाते हुए आंखें छोटी करके बोली, अंडरस्को, अगर मेरे पास आए तो डीफ देख लेना। मैं अभी सिर्फ छोटी हूं और तुम मुझे पीफ प्रेग्नेंट करना चाहते हो, गंदे कहीं के। अक सीना चौड़ा करके बोला, अंडरस्को, हाँ मैं भी तो छोटा हूं। आई एम ओनली 21 ईयर ओल्ड। पर मुझे चाहिए। तुम ही सोचो, हम दोनों छोटे, हमारा बेबी छोटा, हमारी फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना? इतना कहकर वह वी की तरफ लपका, मगर वी जल्दी से उसे चकमा देते हुए वॉशरूम के अंदर भाग गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अक जब तक वॉशरूम के बाहर पहुंचा, वी दरवाजा बंद कर चुकी थी। ये देखकर वह नाराजगी से बोला, अंडरस्को, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। वी एटीट्यूड से जवाब देती है, अंडरस्को, मैं केफ कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। अक हाथ बांधते हुए बोला, अंडरस्को, और मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं भी देखूं कब तक तुम बाहर नहीं आती। आज तो मैं सब कुछ करके ही रहूंगा। वी उसकी बात सुनकर अपना हाथ सिर पर मारती है और खुद से बोली, अंडरस्को, ये तो पीफ पागल हो गया है। पीफ पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि यह एफो अक्रांत ओबरॉय नहीं, कोई और है। पर चाहे जो हो जाए, मैं भी बीफ बाहर नहीं जाऊंगी। इतना कहते ही वो वहीं पर बैठ जाती है। दोनों में से कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। अक वी को पाना चाहता था और वी वॉशरूम का दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी। वो बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मिस्टर राणा इस वक्त किचन के दरवाजे पर खड़े थे। मिसेज राणा दूध गर्म कर रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे ही दूध गर्म हुआ, वो उसे धक्कर किचन से बाहर निकलने लगी। तभी उनकी नज़र मिस्टर राणा पर पड़ी, तो वो उन्हें इग्नोर करते हुए जाने लगी। मिसेज राणा जैसे ही मिस्टर राणा के बगल से गुजरी, मिस्टर राणा ने एकदम से उनकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिस कारण मिसेज राणा का सिर उनके सीने से टकरा गया। मिसेज राणा गुस्से में उन्हें देखने लगी, तो मिस्टर राणा अपने सर को उनके कंधे पर रखते हुए आराम से बोले, अंडरस्को, नाराज हो क्या? मिसेज राणा उन्हें खुद से दूर करके दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? और वैसे भी मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ? 6 महीने हो गए अंकित, पर तुम ना मुझे ढंग से बात करते हो और ना मेरी तरफ देखते हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दुश्मन हूँ, इसलिए अब मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहकर वो गुस्से में जाने लगती है। मिस्टर राणा दोबारा उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, फिर मैसेज राणा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने कान पर हाथ रखते हुए छोटे बच्चों की तरह बोले, अंडरस्को, पिया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इग्नोर किया। उस वक्त सिर्फ मैंने ही नहीं, तुमने भी हमारी बेटी खोया था। पर मैं अपने गम में इतना डूब गया कि मैंने सबको इग्नोर कर दिया। मिसेज राणा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडरस्को, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते मुझे कितना बुरा लग रहा था, मुझे कितना ज्यादा हर्ट हुआ है। मैं इस घर में थी तो, पर मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। तुमने तो अभी को भी इग्नोर किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहते ही वो भागते हुए अपने रूम में चली गई। मिस्टर राणा ठंडी सांस छोड़ते हुए उनकी तरफ देखते हैं, फिर निराश होकर बोले, अंडरस्को, गलती मेरी है, तो इसे सुधारना भी मुझे है। कहते ही वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचता लगते हैं कि कैसे मिसेज राणा को मनाए। अचानक ही मिस्टर राणा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो खड़े हुए और अपनी आस्तीन को मोड़ते हुए किचन के अंदर चले गए। कुछ देर तक वो किचन के अंदर रहे। उन्होंने पता नहीं कौन सी डिश बनाई थी, जो दिखने में थोड़ी अजीब थी, पर फिर उनके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। इस वक्त किचन के अंदर कार्तिक आता है। वो थोड़ा डरा हुआ था। मिस्टर राणा उसे देखकर कोल्ड वॉइस में बोले, अंडरस्को, क्या मैंने जो मंगाया था वह मिला? कार्तिक डरते हुए एक छोटी सी शीशी उन्हें देते हुए बोला, अंडरस्को, सर आप यह सही नहीं कर रहे हैं, मैडम बहुत गुस्सा करेगी। मिस्टर राणा उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उस शीशी का लिक्विड अपने बनाए खाने में डालते हुए डेविल स्माइल करके बोले, अंडरस्को, मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहता हूँ, फिर मुझे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। अपनी बात खत्म करते ही मिस्टर राणा उस प्लेट को लेकर कार्तिक को घूर कर बोले, अंडरस्को, अपना मुंह बंद रखना, खबरदार अगर किसी को कुछ पता चला तो। मिस्टर राणा वहां से चले गए, पर कार्तिक घबराया हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ वी अभी भी वॉशरूम में बैठी थी। वही अक पूरे रूम में कहीं भी नहीं था। कुछ देर बाद वी को जब एहसास होता है कि शायद अक यहाँ नहीं है, तो वह खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखती है, तो वहां किसी को न पाकर उसने कंफ्यूज होकर कहा, अंडरस्को, ये कहां पर चला गया? वी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है। अचानक ही उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ, तो एकदम से अपना सर झुकाकर नीचे देखती है, तो चौंक जाती है। उसके पैरों के पास गुलाब के पंखुड़ियां पड़ी हुई थी, जो एक दिशा दिखा रही थी। वी क्यूरोस होकर धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगी, जहां जहां गुलाब के पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। 1 मिनट बाद वो बालकनी के पास खड़ी थी। अचानक ही वी को कुछ ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई दी, तो वो एकदम से चौंक गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।